नमस्कार, मैं डॉक्टर रविंद्र बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशलॉजी, बरेली कॉलेज बरेली, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी। आज हम बात करेंगे समाजीकरण पे आगे बात करें। इससे पहले आप कुछ किताबें लिख सकते हैं जिसमें समाजीकरण के बारे में और डिटेल में जानकारी आपको मिल सकती है। एक किताब है सोशलॉजी एंड सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शन, हरियम जॉनसन। ये किताब का अवलोकन किया जा सकता है। सोसाइटी, मैकआवरपेज, ये मैकआवरपेज की पुस्तक है। इसके साथ ही साथ हम किंग्सले डेविस की ह्यूमन सोसाइटी, इसका अवलोकन कर सकते हैं। इसके अलावा सोशलॉजी की जनरल किताबें जैसे एनसीईआरटीज़ की वगैरह की बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं। अब बात आती है समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति की वास्तव में जीवन के प्रारंभ से ही स्टार्ट हो जाती है और अपने अंतिम समय तक ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। वास्तव में समाजीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही व्यक्ति या प्राणी वास्तव में सामाजिक प्राणी बनता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के अभाव में व्यक्ति सामाजिक नहीं बनता, बल्कि एक केवल प्राणी मात्र रहता है। यही कारण है कि जन्म के पहले से ही स्टार्ट हो जाती है और अपने अंतिम समय वृद्धावस्था तक चलती रहती है। यह एक तरह की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें स्व के विकास की प्रक्रिया कहा जाता है। इसमें परिवार, समुदाय और विद्यालय की भूमिका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विशेष रूप से परिवार, चूँकि स्टार्ट वहीं से होता है, उसकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण कही जाती है। इसके बाद मानवीय सावयव सामाजिक प्रकृति को ग्रहण कर सामाजिक बनता है। जन्म के समय मनुष्य में अनेक पार्श्विक प्रवृत्तियाँ एवं उद्वेगों को लेकर जैविकी प्राणी बनता है। इस अवस्था में सामाजिक प्राणी बनाने में समाजीकरण की भूमिका इम्पोर्टेंट है। यानी एक तरह से मनुष्य की जो पार्श्विक प्रवृत्तियां हैं उनको चेंज करने का काम समाजीकरण के जरिए होता है। इस बात को समझने के लिए हम कुछ समाजशास्त्रियों द्वारा कही गई बातों के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। समाजीकरण एक तरह की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह के आदर्श नियमों के अनुसार व्यवहार करना सीखता है। यानी क्या सही है, क्या उचित है, ये सारी जानकारी समाजीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप दी जाती है। क्या आदर्श है, ये बातें आगमन सामने की। मैकआवरपेज क्या कहते हैं? समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक प्राणी एक दूसरे के साथ अपने व्यापक और घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं, जिसमें वे एक दूसरे से अधिक बंध जाते हैं और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों की भावना का विकास करते हैं, जिसमें वे अपने एवं दूसरों के व्यक्तित्व को अधिक अच्छी तरह से समझने लगते हैं और जिसमें वे निकटतर एवं अधिक विस्तृत साहचर्य की जटिल संरचना का निर्माण करते हैं। ये बातें मैकआवरपेज ने सोसाइटी में कही। एक तरह से देखा जाए इस प्रक्रिया में सामाजिक प्राणी एक दूसरे के साथ एक तरह से जुड़ जाते हैं, आंतरिक रूप से जुड़ जाते हैं, जिससे वो अधिक एक दूसरे से बंधन सा महसूस करते हैं। सब एक उनके बीच एक संबंध स्थापित हो जाता है और वो अपने कर्तव्यों और दायित्वों को सीखते हैं। क्या उनके कर्तव्य हैं, क्या दायित्व है, उनको सीखते हैं और इससे एक तरह से व्यक्तित्व का निर्माण होता है और जिससे वह निकटतर एवं अधिक विस्तृत साहचर्य की जटिल संरचना को बनाते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर रॉस क्या कहते हैं? समाजीकरण साथियों में हम की भावना को पैदा करते हैं तथा इसमें इकट्ठा काम करने की इच्छा एवं समर्थता का विकास करते हैं। एक तरह से समाजीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही व्यक्ति में एक तरह से हम की भावना आती है। ये हमारे लोग हैं, ये भावना विशेष रूप से उसको समाज में जुड़ने के लिए आकर्षित करती है। जॉनसन साहब क्या कहते हैं? हरियम जॉनसन, समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। व्यक्ति सीखता है समाजीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप, यानी जो समाज में कार्य कैसे करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये सारी प्रक्रियाएं समाजीकरण की प्रक्रिया की फलस्वरूप होती है। मजूमदार साहब क्या कहते हैं? समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मूल प्रवृत्ति मानव प्रकृति में बदल जाती है तथा पुरुष व्यक्ति बन जाता है। यानी देखा जाए एक प्राणी सामाजिक प्राणी बन जाता है
उसकी जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं वो समाप्त होकर एक तरह से जो मानव प्रकृति है उसमें बदल जाती है। इस तरह से सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में अलग अलग समाजशास्त्री जो बातें कह रहे हैं उससे हम समझ सकते हैं कि आज जिस मनुष्य को हम देखते हैं जो हमारे इर्द गिर्द घूमता है या हमें जो है उसको बनाने में समाज की एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि सामाजिकरण उसका हुआ है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया को कि एकदम से शुरू नहीं होती। ऐसा नहीं कि आज इसका जन्म हुआ एकदम से शुरू हो गया, बल्कि धीरे धीरे क्रमिक रूप से चलती रहती है। शुरुआत की स्टेज में एक सरल तरह से रहती है, धीरे धीरे और जटिल होती जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति और नए नए व्यवहारों को करना सीखता है। जीवन के प्रारंभ वर्षों में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में विशेष रूप से एक सरल से सामाजिक जगत में सामाजिकरण होता है। इस स्थिति में बालक सरल ढंग से प्रशिक्षित होता है। इन शुरुआत में जब बालक को ट्रेनिंग दी जाती है वो सरल ढंग से होती है। सरल होने के कारण एक समय पर कुछ वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित होना संभव होता है। मतलब एक साथ नहीं कि शुरुआत में बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखा दी। शुरुआत में बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती है, सरल ढंग से उसको समझाया जाता है। इस प्रकार आवश्यक वस्तु भेद करने के लिए निराशा के कारण उत्पन्न नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को रोकने, नई बातों को सीखने की पहले सीखी बातों के साथ समझने और वर्तमान को धीरे धीरे पुनर्गठित करने के उसके अच्छे अवसर मिलते हैं। यानी एक तरह से शुरुआत में उसको डांटा भी जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो नई बातों को सीखता है और उसके हिसाब से अपने आप को एक तरह से पुनर्गठित करता है और उसको अच्छा अवसर मिलता है। धीरे धीरे उसमें जिस सामाजिक प्राणी में सामाजिकरण हो रहा होता है वह विस्तृत कर दी जाती है। यानी उसकी जो ट्रेनिंग है विस्तृत कर दी जाती है, ताकि जिन वस्तुओं को का वो भेद करता है, उन्हें आंतरिकृत करता है, उनकी संख्या में वृद्धि होती है। मतलब शुरू में वो धीरे धीरे अंतर करना शुरू करता है, भेद करना शुरू करता है, तो फिर उनको आंतरिकृत करने का प्रयास किया जाता है। ये सब बातें पार्सन साहब ने जिक्र की है। पार्सन साहब इस बातों को कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसको डिटेल में समझने की, तो यहाँ पर हैरियम जॉनसन ने इसको सोपानों के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने 4 सोपानों का जिक्र किया है। हालांकि उन 4 सोपानों में कुछ सोपानों का जिक्र इन्होंने नहीं किया है। जैसे कि हमने कहा व्यक्ति का जन्म से लेकर मृत्यु तक उसकी सामाजिकरण की प्रक्रिया चलती रहती है, तो यहाँ पर 4 सोपानों का जिक्र हैरियम जॉनसन के हिसाब से किया जा सकता है। शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक सामाजिकरण 4 सोपानों में बांटा जा सकता है। पहला सोपान क्या है, जिसको मौखिकावस्था यानी ओरल स्टेज। इस स्टेज में जन्म के समय शिशु प्रथम संकट का सामना करता है। जब उसका जन्म होता है प्रथम संकट का सामना करता है सांस लेना, पेट भरने के लिए श्रम करना। यहाँ पर पेट भरने के लिए श्रम करने का मतलब वो कहता है, पैर हाथ चलाता है, चिल्लाता है, उसे सर्दी लगती है, गीलेपन, अन्य असुविधाओं के लिए पीड़ा होती है, वह काफ़ी रोता चिल्लाता है। यानी जो उसका जो रोना चिल्लाना, हाथ पैर मारना, ये उसका एक तरह का श्रम करना है। एक तरह से वो कहता है कि मुझको भूख लगी है। सामाजिकरण के प्रथम सोपान का आवश्यक लक्ष्य ही मौखिक निर्भरता स्थापित करता है। यानी एक तरह से उसमें मौखिक निर्भरता मौखिक रूप से डेवलप होना शुरू हो जाती है। खाने के लिए संकेत देना सीखता है, क्योंकि उसके पास कोई भाषा तो नहीं, बोल नहीं सकता। ऐसे में मौखिक रूप से वो बताता है, इस बात को माँ समझने लगती है। माँ उसके इशारे को समझने लगती है कि उसको वास्तव में भूख लगी। शिशु के व्यक्तित्व में जब तक मौखिक निर्भरता नहीं आती तब तक वह उसकी माता की भूमिकाएं वह ठीक से अलग नहीं कर पाता। माता व शिशु मिले हुए रहते हैं। यानी शुरुआत में तो वो उन सब चीज़ों को अलग नहीं कर पाता। माता और शिशु आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, मिले हुए रहते हैं। भूख पर नियंत्रण के बाद शिशु को माता के साथ शारीरिक संपर्क की धूमिल सी उद्दीपन भाव की अनुभूति होने लगती है। यानी इस स्टेज में उसके साथ माता के साथ एक तरह का जुड़ाव सा महसूस होता है, धूमिल सी उद्दीपित भाव की अनुभूति होने लगती है। माँ है। दूसरी स्टेज उसकी द्वितीय सोपान की सोच सोपान, एनल स्टेज, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है। इस सोपान में सामाजिक वर्ग और परिवार विशेष पर निर्भर करता है। यह एक तरह से पहले वर्ष से लेकर तीसरे वर्ष तक चलती है। यानी पहली स्टेज तो हम प्रथम सोपान में कह सकते हैं, दूसरी स्टेज को हम पहले वर्ष से तीसरे वर्ष तक चलती है। बालक से अपेक्षा की जाती है वे अपने आप को थोड़ा संभाले। मतलब हर माँ बाप ये चाहता है कि बालक अब थोड़ा तो खुद से संभले।
विशेष प्रशिक्षण और शौच प्रशिक्षण विशेष दिया जाता है। इस पीरियड में उसको शौच प्रशिक्षण दिया जाता है। बालक की केवल देखभाल ही नहीं होती बल्कि उसे प्यार भी मिलता है। इसके एवज में वो प्यार भी देता है, मतलब अगर आप उसको प्यार करते हैं तो वो भी प्यार देता है। मनोविश्लेषक कहते हैं कि मल एक प्रकार का दान है और माता के प्रति प्यार का प्रतीक भी है। यानी अगर उसने मल त्याग दिया तो एक तरह से वो ये बता रहा है कि वो प्यार करता है। माता के प्रति वो प्यार का इजहार कहा जा सकता है। टट्टी न फिरना या गलत समय पर फिरना अवहेलना की अभिव्यक्ति है। एक तरह से ये अवहेलना कहलाती है। अगर वो गलत समय पर करता है या नहीं करता है तो ये एक तरह की गलत दृष्टिकोण कहा जा सकता है। एक तरह से यहाँ पर ये भी बात कही जा सकती है कि वह परिवार के सदस्यों को डांट को समझता है। परिवार के सदस्य कोई उसको अगर डांटता है वो उसको जानने लगता है, समझने लगता है। बच्चे में एक तरह का डर या तनाव भी दिखने लगता है, खासकर इस स्टेज में। इस अवस्था में वह उसका पति ये समझता है कि तनाव में वह है तो कुछ उसका बोझ कम करने के लिए अपनी पत्नी की मदद करता है, बच्चे की मदद करता है। और जब वह उसको डांटती है तो उसको कहता है ऐसा उचित नहीं है। और जब वह समाजीकृत किए जाने बालक के प्रति दृढ़ता के व्यवहार करती है तो वह उसकी पुष्टि करता है। कभी कहता है हाँ ठीक है, कभी कहता नहीं ऐसा उचित नहीं। यानी बच्चे के समाजीकरण में यहाँ पर पिता की भूमिका भी आ जाती है। इस तरह से ये द्वितीय सोपान। तृतीय सोपान जिसको गुप्तावस्था या तादात्मीकरण, ऑडिपल या आइडेंटिफिकेशन स्टेज कही जाती है। ये चौथे वर्ष से प्रारंभ होकर युवावस्था यानी 13 वर्ष तक रहती है। चौथे साल से स्टार्ट हो जाती है और 13 साल तक रहती है। बालक इस स्टेज में परिवार का एक मेंबर बन जाता है। मेंबर अपने आप को समझने लगता है। इससे पहले वो मेंबर के लिए उसके अंदर उतनी समझ विकसित नहीं होती है, लेकिन इस स्टेज में उसके अंदर समझ विकसित हो जाती है। इस अवस्था में बालक में एक मात्र मनोग्रंथि जिसको फ्रायड ने ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा है वो डेवलप हो जाती है। अर्थात पिता के प्रति ईर्ष्या, खासकर बालक में ईर्ष्या की भावना रहती है, क्योंकि दोनों ही माता के लिए स्पर्धा करते हैं। पति उसकी पत्नी है, बच्चा उसकी माता है, केवल मेरी मम्मी है। लड़की के लिए इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, लड़की के अंदर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। पितृ मनोवृत्ति डेवलप हो जाती है। अर्थात लड़की पिता के लिए आसक्त होती है, वो पिता को चाहती है, पिता के प्रति आसक्त होती है। समाज में 4 से 5 वर्ष का बालक लिंग भेद की जानकारी रखता है। उसको ये पता है ये लड़का है ये लड़की है। लड़के और लड़कियों में अंतर के बावजूद, वो ठीक है अंतर है, लेकिन अंतर के बावजूद यौन संबंधी प्रकारों का बोध नहीं होता। मतलब यौन संबंधी उसको जानकारी नहीं होती। इसी अवस्था में वह पड़ोस के बच्चों व अन्य स्कूल और अन्य स्थानों पर संपर्क में आता है। इसी समय वह ये सीखता है कि कौन सा व्यवहार सही है और कौन सा गलत। जो समाज में रहकर बाहर के बच्चों के साथ उठता बैठता है, वहीं से इस व्यवहारों के बारे में उसको जानकारी मिलती है। किसी व्यवहार पर बच्चे को पुरस्कार, प्रशंसा और किसी व्यवहार पर दंड विभिन्न व्यवहारों के प्रति जागरूक बनाता है। मतलब किन व्यवहारों को करना चाहिए, उसके लिए अगर अच्छे व्यवहार है तो उसके लिए उसको प्रशंसा मिलेगी, उसके लिए उसको पुरस्कार मिलेगा, तो उन व्यवहारों को वो करना सीखता है। जिन व्यवहारों के लिए उसको दंड की बात आती है, उसको दंड दिया जाता है, उसकी प्रशंसा नहीं होती है, उन व्यवहारों को वो छोड़ने लगता है। इसी स्टेज में उसके अंदर प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, विरोध जैसी भावनाएं विकसित हो जाती हैं। इसके बाद बात आती है चतुर्थ सोपान की, किशोरावस्था, एडोलसेंस। इस अवस्था में बच्चे माता पिता के नियंत्रण से मुक्त होने लगते हैं। मतलब वो ये चाहते हैं, वो मुक्त होना चाहते हैं, मुक्त होने लगते हैं। स्वतंत्र होने की अधिकाधिक मांगों से उत्पन्न तनाव के कारण इस काल में संकटपूर्ण स्थिति रहती है। मतलब वो स्वतंत्र होना चाहते हैं, स्वतंत्र हो नहीं पाते। ऐसी स्थिति में ये तनाव की स्टेज रहती है। हालांकि थोड़ा बहुत नियंत्रण रहता है, उनको स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत नियंत्रण भी रखा जाता है। यौन संबंधी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाता है, क्योंकि अगर इन संबंधों पर नियंत्रण न रखा गया तो विचित्र सी स्थिति हो जाएगी। इस अवस्था में शारीरिक परिवर्तन होने लगता है, एक फिजिकल स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आने लगता है। इसमें कोई समस्या खड़ी नहीं होगी यदि उन्हें यौन कर्म की पूरी तरह छूट जाए। समस्या तो यहीं से आती है। अगर उनको यौन कर्मों की छूट दी जाए तो कोई समस्या नहीं,
लेकिन यौन कर्मों की उसको छूट नहीं दी जाती। पर चूंकि वह छूट नहीं दी जाती, इन परिवर्तनों से हमारे समाज में किशोर के मन में वयस्कता के प्रति उभय भावना गहरी होती चली जाती है। वयस्कता के प्रति उसके अंदर उभय भावना डेवलप होने लगती है। प्रतिबंधों के प्रति धैर्यपूर्वक होकर स्वतंत्रता की कामना करता है। वो स्वतंत्र होना चाहता है, लेकिन स्वतंत्र होने से डरता भी है। एक तरफ तो इंडिपेंडेंस चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ से वो भयभीत भी होता है, कहीं स्वतंत्र होने से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, कहीं हम अपने आप डिसीजन ले लेंगे तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। इसलिए इस स्टेज में वो डरने से लगता है। ये अवस्था एक तरह से 13 से 18 वर्ष तक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसी में बच्चा या तो बिगड़ जाता है या बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि इस स्टेज में मनुष्य का दिमाग लगभग विकसित हो जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें दिया गया प्रशिक्षण जीवन भर चलता है। इस अवस्था में समाज के निषेधात्मक नियमों के पालन की सबसे अधिक आशा की जाती है। व्यवहार के नए नए ढंगों मूल्यों में रुचि लेने लगता है। क्या नया व्यवहार है, क्या नया व्यवहार अच्छा है, क्या बुरा है, उनमें रुचि लेने लगता है जिन व्यवहारों को वो समाज में अच्छा मानता है। आत्मनियंत्रण व अनुकूलन के प्रति उसके अंदर इसका विकास होने लगता है, आत्मनियंत्रण करने लगता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, कुछ लोग, कुछ विद्वान वयस्क अवस्था और वृद्धावस्था का भी जिक्र करते हैं, लेकिन यहाँ पर हरियम जॉनसन ने 4 सोपानों का जिक्र किया है। लेकिन समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। व्यक्ति जब तक इस दुनिया में रहता है तब तक वह समाजीकरण की प्रक्रिया में रहता है। अब इस बात को समझने के लिए, समाजीकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ सिद्धांतों के आधार पर भी हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कूले का सिद्धांत। कूले का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत कहा जाता है। इसको एक तरह का आत्मदर्पण का सिद्धांत भी कहते हैं। दर्पण का सिद्धांत यानी आईने का सिद्धांत। जैसे कि हम आईने में देखते हैं, उसी तरह का व्यवहार करना सीखते हैं, जो इन्होंने अपनी किताब ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में प्रस्तुत किया है। व्यक्तित्व के विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार व्यक्ति में आत्म या स्व का विकास होता है। मतलब जो व्यक्तित्व का विकास की बात की जाती है उसमें स्व या आत्म इम्पॉर्टेंट है। एक तरह से स्व को ही डेवलप करना होता है। समाजीकरण व्यक्ति के आत्म को विकसित करके उसे वास्तव में सामाजिक प्राणी बनाता है। यानी आत्म या स्व के विकास से ही वास्तव में मानव सामाजिक मनुष्य बनता है, सामाजिक प्राणी बनता है। स्व जब तक विकसित नहीं होता तब तक वो सामाजिक प्राणी नहीं बनता है। मनुष्य का जो स्वभाव होता है और मनोवृत्तियों का निर्माण पारस्परिक संपर्क से होता है। जो मनुष्य का जो बिहेवियर है, जो स्वभाव है और जो उसकी मनोवृत्तियाँ हैं, वो एक तरह से जब समाज में रहकर दूसरे लोग के संपर्क में आता है तभी ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। जब व्यक्ति दूसरों से अंतःक्रिया करता है तब वह अपने बारे में एक विशेष धारणा बनाता है। यही धारणा आत्म होती है। जब लोगों से मिलता है, कहता है, सुनता है, तो वहाँ से उसके अंदर ये चीज़ें डेवलप होती है, आत्म डेवलप होता है। और आत्म स्वयं का आईना है। आत्म जो डेवलप होता है वो स्वयं का आईना है। अपने बारे में दूसरे व्यक्तियों से जो विचार या निर्णय मिलता है उससे उसको संतुष्टि या गौरव मिलता है। लेकिन अगर ये ना मिल के उसको लज्जा या ग्लानि मिले तो एक तरह से ये निगेटिव बात हो जाएगी। लज्जा या ग्लानि की बात, ग्लानि का भाव उसके व्यक्तित्व के विकास में एक तरह की बाधा उत्पन्न करना है। जबकि हम देखें संतुष्टि का भाव जो है, प्रशंसा का भाव, उसमें उसके आत्म को विकसित करता है। जिन व्यवहारों के लिए उनको संतुष्टि मिलती है, काम करने से अंदर से खुशी मिलती है, उन व्यवहारों को वो करना सीखता है। यहीं से समाजीकरण की जो ट्रेनिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अर्थात व्यक्ति के जो विचार हैं, आदत है, मनोवृत्तियाँ हैं तथा व्यवहार के ढंगों का जो निर्धारण है स्व के विकास पर ही आधारित है। इस प्रकार सभी सामाजिक समूह व संस्थाएं व्यक्ति के स्व को विकसित करने का प्रयत्न करती हैं। उसके अंदर लज्जा की भावना न डेवलप हो, इसके लिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है। माता पिता, घर के बाहर के लोग, दूसरे लोग वो उसको ट्रेन करते हैं कि इस व्यवहार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन व्यवहारों को करने से उनको परेशानी होती है। तो कहीं व्यक्तित्व का उसका विकास ना हो कि निगेटिविटी हो जाए, इसके लिए समाज उसको कहता है इन व्यवहारों को करना उचित है। इसी से व्यक्ति व समाज के बीच संबंध डेवलप होता है। इसके साथ ही साथ हम दूसरा सिद्धांत
मीड का सिद्धांत भी वास्तव में स्व की बात ही करता है, जो उन्होंने माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में प्रस्तुत किया है। मीड ने स्व को एक महत्वपूर्ण माना है। बच्चा या व्यक्ति दूसरे लोगों से भूमिका ग्रहण करता सीखता है। जो भी बच्चा होता है दूसरे लोग जैसा चाहते हैं उस तरह की भूमिका ग्रहण करना सीखता है, अर्थात उनकी बातों को, उनके व्यवहारों को समझने का प्रयत्न करता है। शुरू में परिवार के सदस्यों द्वारा, क्योंकि वो परिवार में शुरू में रहता है, और वह उन व्यवहारों को गुड्डे गुड़ियों के साथ, अपने जो खिलौने होते हैं उनके साथ करने का व्यवहार करता है। उसी तरह की उनके साथ फंक्शन करता है, उनके साथ साथ बातचीत करता है। जैसा वो घर में माता पिता के देखता है, भाई बहन के बीच देखता है, वैसे उन गुड्डे गुड़ियों के साथ करता है। वो जो माता पिता हैं या भाई बहन हैं, उनको यहाँ पर मीड ने दूसरे महत्वपूर्ण कहा है, सिग्निफिकेंट अदर्स कहा है, जो दूसरे महत्वपूर्ण कहा है, जो बच्चे से अलग है। माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनको दूसरे महत्वपूर्ण, उनसे व्यवहारों को सीख के एक तरह से उसके स्व का विकास होने लगता है। जब बड़ा होता है बच्चा तो नाटकों और मंचन पर वह इन भूमिकाओं को निभाता है। आर्थिक जीवन में वह परिवार के साथ साथ दूसरे लोग के साथ संपर्क में आता है, उसके साथ अंतःक्रिया करता है, और तब उसके स्व में अन्य व्यवहारों को भी मिल जाती है, यानी उसका स्व और डेवलप होता है। मीड ने इसे सामान्यकृत अन्य कहा, यानी परिवार के अलावा जो लोग से संपर्क में आता है, उसके साथ इंटरेक्शन करता है, चाहे स्कूल के लोग हों, चाहे पड़ोस के लोग हों, बाहर के जितने भी लोग हैं, उसको एक तरह से सामान्यकृत अन्य कहा, जनरलाइज्ड अदर कहा है। बच्चे के स्व को सामान्यकृत व्यवहारों के आधार पर ही विकसित करते हैं, यानी बच्चे का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है सामान्यकृत अन्य के आधार पर, जनरलाइज्ड अदर के आधार पर ही होता है। इसको समझने के लिए यहाँ पर 4 आधार के आधार पर हम समझ सकते हैं। पहला क्या है, व्यक्ति के स्व का समुचित विकास होना। जो बात कुले ने कही वही बात यहाँ पर मीड कह रहे हैं कि व्यक्ति के स्व का समुचित विकास होना इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, व्यक्ति अपने व्यवहारों में सामान्यकृत व्यवहार का समावेश कर लेता है, यानी दूसरे क्या व्यवहार चाहते हैं उन व्यवहारों को इम्पॉर्टेंट मानता है और उन व्यवहारों का समावेश वो कर लेता है। तीसरी बात क्या है, स्व आत्म का विकास होने से व्यक्ति एक जैविकी प्राणी से आत्मचेतन प्राणी के रूप में बदल जाता है, यानी जो उसका स्व होता है वो आत्म का विकास होने से व्यक्ति एक जैविकी प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है। चौथी बात, व्यक्ति के व्यवहारों पर संवेगात्मक और जैविकी गुणों का प्रभाव जितना कम होता है उसका सामाजिकरण उतना ही अधिक हो जाता है। मतलब एक तरह से व्यक्ति के व्यवहारों में निर्भरता जो रहती है, उसमें जो संवेगात्मक और जैविकी गुणों का प्रभाव है, जैसे जैसे कम होने लगता है वैसे वैसे सामाजिकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। सामाजिकरण का उद्देश्य व्यक्ति के स्व को विकसित करके सामाजिक रूप से आत्मचेतन व्यक्ति बनाना है, जो खुद डिसीजन ले सके। इस तरह का व्यक्ति बनाना है जो निर्भरता धीरे धीरे उसकी कम होने लगे। इसी बात को समझाने के लिए फ्रायड का जो दृष्टिकोण उसको भी समझ सकते हैं। एक तरह से मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत कह सकते हैं इसको। यहाँ पर फ्रायड कहते हैं मानव व्यवहारों को मानसिक दशाओं के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। जो मानसिक दशा है उनके आधार पर समझा जा सकता है। मानसिक दशाओं में 2 शक्तियाँ होती हैं, एक तो प्रेम, दूसरी घृणा। दोनों शक्तियों की प्रकृति को फ्रायड ने इद, अहम और पराहम के आधार पर समझाने का प्रयास किया। इद क्या है? हमारे अचेतन मन से संबंधित भावना है जो प्रत्येक स्थिति में सुख की प्रेरणा देती है। मतलब आदमी ये चाहता है सब कुछ उसको मिल जाए, जो वो चाहता है वो करना चाहता है। उसका मन कभी चिल्लाने का हो सकता है, कभी किसी को मारने का हो सकता है, कभी ये आता सब कुछ पैसा उसका हो जाए, जो व्यवहार वो करे वही सही है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं उसको नैतिक अनैतिक से मतलब नहीं है, क्या सही है क्या गलत है उससे मतलब नहीं है, जो उसको अच्छा लग रहा है उसका ये कहता है उसके पास सब कुछ होना चाहिए। लेकिन अहम क्या है? अहम व्यक्ति को कहता है सामाजिक परिस्थिति की बात करता है, एक सामाजिक परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना उचित है। जैसे मैंने कहा चिल्लाने की बात, उसका चिल्लाने का मन है, लेकिन अहम कहता है कि रात में नहीं चिल्लाना है वरना लोग क्या कहेंगे। दिन में चिल्ला सकते हो, हालांकि दिन में चिल्लाना भी अच्छा नहीं है। एक तरह से उसको
एक परिस्थिति के बारे में कहता है, यहाँ चिल्लाना अच्छा नहीं, वहाँ चिल्ला सकते हो, यहाँ ये करना अच्छा है, वहाँ नहीं है। इस तरह अहम उसको कहता है। लेकिन कभी कभी अहम नियमों को तोड़ने की बात भी करता है। ये कभी कभी तोड़ भी सकते हो, अगर आपको ये लगता है कि इससे आपका काम बन सकता है तो कभी कभी नियम तोड़े भी जा सकते हैं। इस तरह से ईद के अलावा अहम में परिस्थितियों की बात आती है, लेकिन पराहम कहता है जो तार्किक बुद्धि का प्रयोग करने की बात करता है, अर्थात सामाजिक मूल्यों के पालन की बात करता है, यानी सामाजिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। ये व्यवहार करना उचित नहीं है। अगर आपको ये समाज चाहिए तो पैसा कमाना होगा, पढ़ाई करनी होगी, पढ़ाई करके मेहनत करके जब तुम पढ़ लिख लोगे, मेहनत करोगे, कंपटीशन दोगे, तब ये जॉब लगेगी, जॉब से पैसा आएगा, उस पैसे से ये चीज़ खरीदना। मतलब वहाँ तार्किकता की बात कर दी जाती है, सामाजिक मूल्यों की बात की जाती है। उन सामाजिक मूल्यों के हिसाब से व्यक्ति व्यवहार करना सीखता है। जबकि ईद सब कुछ करना चाहता है, अहम परिस्थितियों की बात करता है, लेकिन पराहम व्यक्ति को ये कहता है इस व्यवहार को करने से आपको दंड मिल सकता है, इसलिए आपको नियमों के हिसाब से काम करना है। इस स्थान पर जाना है तो टिकट लेके जाना है, टिकट के बिना जाओगे तो पकड़े जाओगे। ऐसी स्थिति में पराहम उसको बताता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। किसी भी दशा में नियमों के उल्लंघन की आज्ञा पराहम नहीं देता है, क्योंकि पराहम नियमों पे चलने के लिए कहता है, जिससे कि बच्चे के अंदर नियमों पे चलने की भावना डेवलप होती है। वो नियमों के साथ चलने का प्रयास करता है या नियमों के हिसाब से चलता है। परिवार तथा समूह अहम को संतुलित करना चाहता है या संतुलित करने का प्रयास करता है। एक तरह से यहीं से ट्रेनिंग होती है कि परिवार के लोग, बाहर दूसरे लोग वो कहते हैं कि उसके अहम को सेटिस्फाई कर, तुमको ये चीज़ चाहिए तो मिल सकती है। तुम एक खास परिस्थिति में सही ढंग से काम करो। एक तरह से उसके अहम और पराहम को विकसित करने का काम समाजीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप, समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार द्वारा किया जाता है, पड़ोस द्वारा किया जाता है, स्कूल कॉलेज के लोग द्वारा किया जाता है। इस स्टेज में बच्चा अपने स्व को विकसित करता है, यानी यहाँ पर बच्चा एक तरह से सही ढंग से करना चाहता है। हालांकि फ्राइड स्व की बात नहीं उतने करते हैं, यहाँ पर केवल ईद अहम और पराहम की बात करते हैं। घृणा के स्थान पर प्रेम पर जोर देते हैं। प्रेम करना सीखो। अच्छे लोगों से जब प्रेम करोगे तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट अच्छा होगा। नियमों के उल्लंघन के स्थान पर उनका पालन करना, क्योंकि नियमों का उल्लंघन करोगे तो तुमको दंड मिलेगा। इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है, इस बात के लिए समाज द्वारा कहा जाता है। इसके आधार पर अगर हम बात करते हैं तो समाजीकरण का जो दृष्टिकोण है फ्राइड के हिसाब से समझना उतना उचित नहीं लगता। उसके हिसाब से समाजीकरण की प्रक्रिया को सही ढंग से नहीं समझा जा सकता। यहाँ पर हम यही कह सकते हैं, मीठ और कूले का सिद्धांत काफ़ी हद तक एक तरह की ट्रेनिंग देता है, काफ़ी हद तक समाजीकरण की प्रक्रिया को समझाने में सक्रिय भूमिका निभाता है, जो कि फ्राइड का सिद्धांत सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं देता। यहाँ पर बात आती है समाजीकरण को समझने के लिए हम सिद्धांतों की बात की, सोपानों की बात करी। समाजीकरण का महत्व क्या है? वैसे तो देखा जाए कि जन्म से लेकर व्यक्ति के अंतिम समय तक समाजीकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर व्यक्ति के आकांक्षाओं की पूर्ति, व्यक्ति क्या चाहता है उसके लिए समाजीकरण की प्रक्रिया का होना जरूरी है। समाज प्रत्येक व्यक्ति से कुछ आकांक्षाएं रखता है, उन आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाती है। व्यक्ति को बचपन से सिखाया जाता है, अलग अलग स्टेज में उसको बताया जाता है। जब उसको बताया जाएगा जिससे उससे जो अपेक्षाएं की जाएंगी उन अपेक्षाओं को पूरा करेगा और व्यक्ति को अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने में उससे मदद मिलती है। जब व्यक्ति उन व्यवहारों को करना सीखता है तो व्यक्ति की आकांक्षाओं की पूर्ति होती है, क्योंकि अगर वो सकारात्मक ढंग से नियमों के हिसाब से, सामाजिक नियमों के हिसाब से कार्य नहीं करेगा तो उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर समाज उसको रोक देगा। इसलिए समाजीकरण की प्रक्रिया बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम सामाजिक भूमिकाओं की पूर्ति तथा प्रशिक्षण की बात भी करते हैं। ये जो सामाजिक भूमिकाएँ, रोल प्लेइंग है, या जो रोल प्ले करता है अलग अलग स्टेज में, अलग अलग स्थानों पर,
उसके लिए एक तरह की ट्रेनिंग भी समाजीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप मिलती है। उसके अभाव में वास्तव में वो भूमिका अदा नहीं कर सकता। किस पर्टिकुलर परिस्थिति में कैसे व्यवहार करना है, वो सारी चीज़ें समाज बताता है। तो एक तरह से यहाँ पर भी समाजीकरण की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। एक तरह से व्यक्ति में सामाजिकता का विकास करने में भी समाजीकरण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। सामाजिक व्यक्ति बनता है समाजीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप। एक समाजीकरण की प्रक्रिया के अभाव में व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं बन पाता। इसलिए सामाजिक भावना विकसित करने में समाजीकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके साथ साथ नियमबद्धता, नियमों के हिसाब से चलने के लिए भी समाजीकरण प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक उसको समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी वो तो स्वच्छंद विचरण चाहता है ना, सब कुछ अपने अनुसार चाहता है। लेकिन सब कुछ अपने अनुसार चलने के लिए उसको ट्रेनिंग जरूरी है, पढ़ना लिखना जरूरी है। पढ़ना लिखना स्कूल कॉलेज में हो सकता है, पढ़ना लिखना गुरु के द्वारा हो सकता है, पढ़ना लिखना खुद भी हो सकता है। लेकिन पढ़ने लिखने के बाद ही वो नौकरी प्राप्त कर सकता है। नौकरी प्राप्त करने के बाद ही कुछ पैसा कमा सकता है, बिजनेस कर सकता है। और बिजनेस करके वो पैसा कमा सकता है, तभी वो कोई चीज़ प्राप्त कर सकता है। अर्थात नियमों के हिसाब से चलने के लिए समाजीकरण उसको ट्रेनिंग देता है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया पूरे जीवन में, जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिससे मनुष्य वास्तव में एक सामाजिक व्यक्ति बनता है। इसी क्रम में आगे भी हम बात करते रहेंगे। आज इतना ही।